हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिस्ट्री में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्व चकबंदी लेखपाल का दूसरी पाली का जो 13 सितंबर 2015 में हुआ था, उसका सोल्ड पेपर 2। चलिए, सोल्ड पेपर 1 हम बाद में करा देंगे। चलिए पहले सोल्ड पेपर 2 करा देते हैं, सेकंड शिफ्ट का। इसमें भाग फर्स्ट में हिंदी में 25 क्वेश्चन आए थे, तो पहले इन्हें कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में आपको कारक बताना है, तो इसका आंसर आपका अधिकरण कारक। उदय शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका अस्त। किस वाक्य में भविष्य काल है, तो भविष्य काल वाले वाक्यों की पहचान होती है, उसमें लास्ट में गा गी गे आते हैं, तो इसमें गा गी गे इसी में ही आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रश्न संख्या 4 और 5 पर आ जाइए। इसमें आपको मुहावरे का अर्थ चुनकर लिखना है। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, तो इसका तो पहला ही आंसर है। जूते चाटना, यार आपने सुना भी होगा, खुशामद करना, सीधे सीधे से सवाल हैं। प्रश्न संख्या 6 और 7 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। माता जी को आशीर्वाद नहीं, माता जी से तो आशीर्वाद लेते हैं। माता जी को स्नेह, माता जी तो हमें उल्टा प्यार करती हैं। और माता जी को प्रणाम करना चाहिए, तो ये इसका आंसर है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, इसका आंसर है अतिथि। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ यानी साफ, तो इसका आंसर है निर्मल। कुछ वाक्यों में त्रुटियां दी गई हैं प्रश्न संख्या 9 और 10 में। तो त्रुटियां यानी एरर, तो देख लेते हैं किन में दी गई है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो ये तो हम कभी नहीं कहते कि खरीदने हैं, तो हम कहते हैं लीची खरीदनी है, तो आंसर इसका इसमें एरर हो गई। आंसर हो गया इसका सी। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, अपने अपने होता है या अपनी अपनी होता है, तो इसका आंसर हो गया अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, तो इसका आंसर हो गया ए। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 11 और 12 में। इसमें दिया हुआ है अनेकार्थी शब्द। आपको अनेकार्थी शब्द ढूंढने, यानी जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो। यहाँ एक अर्थ दिया हुआ है प्रमत का स्वेच्छाचारी, यानी अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, तो इसका आंसर है आपका उन्मत्त। उन्मत्त का मतलब होता है बहुत सारे मतों वाला, यानी पागल, तो इसका आंसर हो गया आपका ए। कनक धतूरा, कनक का एक आंसर दे दिया, धतूरा तो दूसरा आंसर इसका क्या होगा, अनेकार्थी शब्द सोना। प्रश्न संख्या 13, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो इसका जो होता है आंसर रीति और प्लस अनुसार, क्योंकि रीत्य कोई शब्द नहीं होता, ऋतु कोई नहीं होता, तो रीति प्लस अनुसार ही इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 और 15 में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह एक महिला विद्वान थी, ये तो कोई नहीं कहता मैं एक महिला विद्वान थी, मैं विद्वान महिला थी ऐसा कहता। तो विद्वान जो है मेल के लिए यूज होता है, तो महिला के लिए विदुषी यूज होता है, विद्वान का उल्टा विदुषी होता है। तो और देख लेते हैं इसमें, वह एक विद्वान महिला थी, ये भी नहीं है, मैं विदुषी महिला थी, तो इसका आंसर है आपका बी, वह एक विदुषी महिला थी, ये शुद्ध वाक्य है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो यही सही लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, वह सह प्रमाण के साथ, तो इसमें सह भी आ रहा है और के साथ भी, ये तो होगा नहीं। एक प्रमाण के सहित, एक प्रमाण के सहित तो कुछ भी नहीं होता, सह प्रमाण सहित, सह भी कह रहा है और सहित भी, तो आंसर इसका ए ही होगा। प्रश्न संख्या 16 और 17, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है, भला चाहने वाला हितैषी होता है। अब इस वाक्य में आपको क्या देखना है, उपयुक्त पंक्तियों में आपको रस देखना है। रस कौन सा है, आँखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी हमारी जो आंखें हैं वो हरि के दर्शन की भूखी हैं, तो इसमें कोई वीर रस वाली बहादुर वाली बात तो कोई नहीं हो रही, न शांत रस वाली, वरना किसी का मिलन हो रहा है तो संयोग भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वियोग श्रृंगार रस इसका आंसर है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वान का भी बताया था, इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपको ढूंढना है। प्यास, प्रांगण, आश्रम, उद्वेग, तो इसका आंसर है प्यास। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है आपका यमक अलंकार।
प्रश्न संख्या 22 पर आ जाते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें त्रि यानी त्रि माने तीन, तो जिस समास में शुरू में संख्या को दर्शाता है उसमें होता है द्विगु समास। तो त्रिवेणी यानी तीन धाराओं वाला, तो द्विगु समास इसका आंसर है। निम्नलिखित वाक्यों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका निकृष्ट, यानी संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के समान नहीं होते, और तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के समान होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यानी शुद्ध स्पेलिंग कौन सी है? बहुत अधिक, ये मोटा शब्द छपा हुआ है। व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो बहुत अधिक की जगह क्या आएगा? तो आपने सुना ही होगा, इसका सही आंसर है अत्यधिक। बहुत अधिक को अत्यधिक कहते हैं, बाकी सब तो गलत ही लिखे हुए हैं। तो अब हम आ जाते हैं भाग सेकंड गणित पर। यहाँ दिया हुआ है 26वां सवाल। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो अब आप इसमें देख रहे हो कि इसमें आपको दिया हुआ है 25% मूल्य बढ़ाता है, यानी कि पहले बढ़ रहा है और 4% की छूट यानी फिर घट रहा है। तो आप इसमें घटत और बढ़त का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया घटत बढ़त का फॉर्मूला। जो चीज़ बढ़ती है उसमें आप प्लस करके लिखते हो 25, और जो घटती है उसे माइनस करके लिखते हो 4 माइनस 25 गुणा 4/100। 25 से 100 कट गया, 25 चौका 100, और 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया -4 -1 -5 होगी। 25 में से 5 गए 20, तो आपका आंसर आ गया सी। तो ये है आपका घटत बढ़त का फॉर्मूला। तो इसमें आंसर आपका हो गया सी। तीन संख्याओं का योगफल आपका दिया हुआ है 392। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहली दूसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ है, दूसरी तीसरी संख्या का रेशियो दिया हुआ है। तो आप दूसरा जो इसमें दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, इसे आपको एक जैसा करना है। तो इसमें एक जैसा करने के लिए आपको 5 की मल्टीप्लाई इधर दोनों में करनी होगी और 3 की मल्टीप्लाई इधर दोनों में करनी होगी। तो आपका रेशियो ये आ गया। अब तीनों को जब आप एक साथ लिखोगे तो 10 15 × 24 रेशियो बनेगा। पहली संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या 10 होगी, और तीनों का सम नीचे आप इससे डिवाइड कर दोगे, और गुणा जो टोटल दिया हुआ है तीनों संख्याओं का योग 392 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 80। तो यहाँ आपका आंसर आ गया है 80। अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो कौन सी है? अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप 24, 30, 36 से इन संख्याओं को अलग अलग भाग करके देख लो, बड़ी लेकर पहले बड़ी लेना, अगर भाग हो जाए तो ठीक है, तो इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। या फिर आप दूसरे तरीके से भी इसे निकाल सकते हो, वो दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये 24, 30, 36 का इन्होंने यहाँ लैसे निकाल दिया है, क्योंकि आपको इन संख्या से उस बड़ी से बड़ी संख्या को भाग करना है। तो सबसे पहले लैसे आ गया इसका 360। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। अब आप 360 से 9999 को जब भाग दोगे तो इसमें रिमाइंडर यानी शेषफल आ जाएगा 279। 279 आपका आ गया। 9999 से आप इस रिमाइंडर को घटा दोगे। अब इसने इस रिमाइंडर को घटा दिया 9720। अब बहु विकल्प में जो है ये आंसर दिया हुआ नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? अब 9720 में से भी आप घटा देंगे 360 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 9360। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया है 9360। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 हैं तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा। तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समूह का माध्य गुणा मानक विचलन गुणांक, यानी दोनों की गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5 × 10 × 50। यदि x² + 1/x² की वैल्यू 23 दी है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी है।
अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको दोनों जो साइड है उनका स्क्वायर कर दिया, तो अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने खोल दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दोगुना, और 23 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 529। यहाँ ये कट कर बचा खाली 2, और ये इधर 2 चला जाएगा, तो 529 में से 2 माइनस हो जाएगा, 527 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर आ गया आपका 527। सुरेश और संदीप एक बिजनेस में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 महीने के लिए 5,000 रुपये लगाए और संदीप ने 6 महीने के लिए 6,000 रुपये व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 रुपये के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा? तो 5 महीने के लिए लगाए तो 5 गुणा 5,000, और संदीप ने 6 महीने के लिए लगाए तो 6 गुणा 6,000। दोनों का अब आप रेशियो बना लेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो यहाँ रेशियो बना लिया है आपने। यहाँ सुरेश ने 5 महीने के लिए 5,000 रुपये लगाए थे और संदीप ने 6 महीने के लिए 6,000, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ये रेशियो बनना 25/36। तो संदीप का कुल लाभ कितना होगा? टोटल लाभ जो है वो 610 है, और यहाँ संदीप का जो रेशियो आ रहा है, यहाँ रेशियो में 36 आ रहा है, अपॉन दोनों का सम। आप इसे सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 360। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 360। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लेस से दिया हुआ है 300, तो छोटी संख्या पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिंपल है, 300 को आप 3 गुणा 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? आप जब 3 गुणा 5 से करोगे तो 15 हो जाएगा, 15 से 300 को भाग दोगे तो 20 आ जाएगा। अब छोटी संख्या क्या है? 3, तो 20 दिया 60, तो आंसर कितना हो गया? 60। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। 15 में आप 154 जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा? फिर 13 का। 13 में आप इसे जोड़ेंगे तो 156 और 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, जिसका स्क्वायर रूट आएगा आपका ये 125। अब मैं दिखाता हूँ इसका स्क्वायर रूट आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। जब भी लास्ट में 5 आ रहा हो तो आपको 5 का स्क्वायर करना है, वो हो जाएगा आपका 25, और फिर 12 की जो मल्टीप्लाई करनी है उसके अगले नंबर से करनी है। तो 12 गुणा 13 की मल्टीप्लाई आएगी आपकी 156। तो 156 और 25 किसका स्क्वायर रूट होगा? आपका 125 का स्क्वायर रूट होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 34। तो यहाँ पर दिया हुआ है इन संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब मैं आपको यहाँ पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आप इन सबको जोड़ देंगे और इसे 6 से भाग कर देंगे, क्योंकि सारी संख्या कितनी है? ये 1 2 3 4 5 6 है। तो जब आप इनको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा n+5/2। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इनका आंसर देख सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 35। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। तो भिन्न के अंश और हर का योगफल, अगर आप अंश और हर मान लें, अंश मान लें x और हर मान लें y, तो x/y, तो x/y + 1 बराबर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ भिन्न के अंश में 1 जोड़ोगे यानी कि x + 1/y बराबर 1 हो जाएगा। अब आप भिन्न के अंश और हर का योगफल यानी x + y की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसने यहाँ इन इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया है। जब अंश में 1 जोड़ा और y ऐसे ही रहने दिया तो फिर सवाल के अनुसार ये बराबर 1 के हो जाता है। दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व कर दिया, x और y की वैल्यू आ जाएगी और भिन्न बन जाएगी 2/3। बट इसका सम पूछ रहा है अंश और हर का, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर आया था ये, और क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका आएगा 5। 3 अलग अलग भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़े माप यानी लीटर में, बड़े से बड़े का माप लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके? तो बड़े से बड़े के लिए आप क्या निकालते हैं?
महत्तम समापवर्तक। तो आप 403, 434 और 465 के फैक्टर कर लीजिए और उसमें जो भी कॉमन हो वो उसका महत्तम समापवर्तक होगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 31। मैं आपको एक बार इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जब आपने इसके फैक्टर करे तो 13 गुणा 31, इसके करे 14 मल्टीप्लाई 31, 15 मल्टीप्लाई 31, 465 के हैं। तीनों में कॉमन आया 31, तो आंसर हुआ आपका 31। क्वेश्चन नंबर 37, 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती हैं। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? तो अगर आप बच्चों की कुल संख्या x मान लोगे तो x का 20% कितना हो जाएगा? x/5। तो बच्चों को जो मिठाइयाँ मिलेंगी वो x/5 मिलेंगी और कुल मिठाइयाँ हैं 720। तो बच्चों की कुल संख्या आपने x मानी, तो दोनों की मल्टीप्लाई x और x गुणा 5 की मल्टीप्लाई 720 के बराबर होगी। फिर आप वहां से x की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ आपने बच्चों की कुल संख्या x मान ली है। प्रत्येक बच्चे को जो मिली मिठाइयों की संख्या है बच्चों की संख्या का 20% है, तो x/5 आ गया। अब बच्चों की कुल संख्या और जितनी मिठाइयाँ बटी उन दोनों की मल्टीप्लाई 720 दे रखा है टोटल मिठाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या x/5 थी, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो इस सवाल का आंसर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 38 में छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। अब 512 तो 8 का क्यूब होता है, 8 का घन है, तो फिर ये तो अपने आप में ही घन है। तो अगली संख्या क्या होगी जिससे कि और पूर्ण घन बन जाए? तो जाहिर सी बात है आपको इसमें 8 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये 2 का घन होता है, तो इसलिए इसका आंसर आपका हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 39, 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 36 व्यक्ति 18 दिन में करेंगे तो 36 गुणा 18, तो 27 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? बराबर 27 गुणा दिन। तो आप जो है 36 गुणा 18 को भाग कर देंगे 27 से, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ जब आप इसे 36 गुणा 18/27 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो इसका आंसर है आपका 24। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। मान लिया R दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वो अमाउंट क्या है, यानी वो धनराशि क्या है जो आपने उधार ली थी? जब एक धनराशि मान लिया वो धनराशि P है और 2 साल के लिए किसी निश्चित दर पर जो कि 8% मान ली है दी जाती है, तो साधारण ब्याज क्या होगा ये। अब जब उसमें 3% की वृद्धि की जाती है दर में तो R+3 हो गई, तो साधारण ब्याज हमने मान लिया क्या हो गया I2 जो P गुणा R+3 गुणा 2 2 साल के लिए, तो इसका एक इक्वेशन बनी ये। आप क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है यानी कि जब दर की वैल्यू 3% ज़्यादा कर दी जाती है तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 300 रुपये। तो आप यहाँ से जब आप इसे खोलेंगे तो ये 2R - 2R हो जाएगा और दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से आपकी P की वैल्यू आ जाएगी 5000 रुपये। तो आपका आंसर होगा 5000। ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में A को लाभ का 1/3 भाग मिला, B को 1/4 भाग मिला और C को 5000 रुपये मिले, तब A को कितना लाभ मिला? तो मान लिया कुल लाभ जो है X है, तो कुल लाभ जब आप X मानेंगे तो A को कुल लाभ का 1/3 मिला था तो ये हो गया X/3, B को मिला था 1/4 तो ये हो गया X/4 और C को मिला था 5000 रुपये। अब इन तीनों का सम बराबर X के हो गया। आप यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेंगे, तो X की वैल्यू आएगी आपकी 12000 रुपये। तो A का लाभ पूछ रहा है, X की वैल्यू आप 12000 यहाँ रख देंगे,
तो आंसर आ जाएगा आपका 4000। तो इसका आंसर होगा आपका 4000। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है? तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा ऊंचाई का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू भुजा। तो √3/2 इंटू भुजा, तो यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका 2√3। तो इसका आंसर होगा आपका 2√3 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की तीनों भुजाइयों की लंबाइयां क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आप जो है इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C/2, ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 40 प्लस 45/2। तो आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, उस फॉर्मूले से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा आंसर C। रघु ने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय की जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा, बाकी बची यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। तो रेलगाड़ी द्वारा कितनी यात्रा तय की? माना रघु ने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय की जो कि उसकी कुल यात्रा का 2/5, तो हमने कुल यात्रा मान लिया x मान ली, तो x का 2/5 कितना होगा? x का 2/5 क्या होगा? बराबर 1200 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कुल यात्रा आ जाएगी। तो अभी हम दिखाते हैं एक बार। यहाँ कुल यात्रा x किलोमीटर तय की, तो 2/5 x इसकी वैल्यू हो गई। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3000, क्योंकि हवाई जहाज से तय करी 1200 किलोमीटर जो कि कुल यात्रा का 2/5 भाग थी, तो x की वैल्यू आ गई 3000। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई? कार द्वारा तय की गई कुल यात्रा का 1/3, तो यहाँ से 1/3 3000 का कितना हो गया? 1000। अब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, हवाई जहाज से तय की इसने 1200 और कार से की 1000, दोनों कितने हो गए? 2200। 2200 जो है 3000 में से घटा देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा 800 किलोमीटर, क्योंकि 3000 टोटल यात्रा थी। तो यानी रेलगाड़ी से आपने 800 किलोमीटर की यात्रा तय की। तो इसका आंसर आपका आ गया 800 किलोमीटर। एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया, माध्यिका क्या है? तो आप इन्हें गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हैं। तो आप इन्हें पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या बढ़ते क्रम में आप इन्हें लिख लेंगे, और जो सबसे बीच का आंसर होगा आपका वही इसकी माध्यिका होगी। तो यानी कि, और वैसे भी इसका फॉर्मूला होता है जब संख्या गिनती में विषम आ रही हो तो n+1/2 पद, n की वैल्यू हो जाएगी 11, 11 + 1 12/2, यानी 6वां पद आपका क्या आएगा? वो इसका आंसर होगा। और आप इसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लें। उसके बाद 46वां क्वेश्चन से आपका, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। अब आपने सुना होगा जब भी अनुपात 3 4 5 के रेशियो में दिया हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें आधा ऊंचाई हो गया आपकी 4, आधार हो गया 3, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 4 कट जाएगा 2 से, तो ये हो गया 2 × 6, तो 6 क्या आ गई इसकी? 6x² इसका क्षेत्रफल होगा। अभी मैं दिखाता हूँ एक बार करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1/2 आधार हो गया आपका 3x और ऊंचाई हो गई 4x, तो 2 यहाँ से 4 कट जाएगा और ये 216 इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x², तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 36, और फिर त्रिभुज का परिमाप आप निकाल देंगे। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? ये आपकी x की वैल्यू, तो यहाँ बनेगा x² बराबर 36, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे, 6 × 12 6 × 24 6 × 30, तीनों का सम कर देंगे, आपको इसका परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 72।
दो संख्याओं का लय से और मैं से दिया हुआ है। एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 520 गुणा 4 बटे 52 से दोनों की मल्टीप्लाई को भाग कर देंगे। लय से गुणा मैं से बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसका फॉर्मूला होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर ए। आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बार बार आने वाला मान कहलाता है आपका बहुलक। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है और 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थियों की आयु है, तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर होता है 15 विद्यार्थियों का योग बटे 15 विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको इनका योग निकालना है, तो 15 की गुणा 15 में कर दोगे तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु का योग आ जाएगा। उसके बाद ऐसे 5 विद्यार्थियों को औसत आयु का योग के लिए 14 गुणा 5, यहाँ 16 गुणा 9, तो 14 पंजे 70, 16 निम्न 144, 144 में 70 जोड़ देंगे आप और उसे घटा देंगे आप 15 गुणा 15 यानी 225 में से। तो आपकी 15वें विद्यार्थियों की औसत आयु आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष, तो 15 विद्यार्थियों की कुल आयु 225, 5 विद्यार्थियों की कुल आयु 70, 9 विद्यार्थियों की कुल आयु 144, दोनों को जोड़ दिया, एक 214 वर्ष आ गया। 15 विद्यार्थियों की निकालने के लिए 14 विद्यार्थियों की कुल आयु घटा दो 15 विद्यार्थियों की कुल आयु में से, तो आंसर आ जाएगा 11 वर्ष। तो इसका आंसर हो गया आपका 11 वर्ष। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों की लंबाई बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप एक विकर्ण दे रखा तो आप दूसरा विकर्ण निकाल देंगे। तो यहाँ आप एक विकर्ण की वैल्यू रख देंगे, दूसरे विकर्ण को आप निकाल देंगे। 25 दूनी 50, ये हो गया 20, 20 की गुणा 2 में 20 दूनी 40, 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है आपका 40। तो दोस्तों आपका आ चुका है भाग 3 सामान्य ज्ञान। इससे भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो इसका आंसर है 1942। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे मेन कारण क्या था, पहले विश्व युद्ध का आरंभ होना। कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण काम है, तो द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, रक्त का कंपन। तो इसका आंसर है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, तो ये है राष्ट्रपति के पास। सॉरी, इसका आंसर मैंने गलत बता दिया है। इसका आंसर है आपका राज्यसभा। राष्ट्रपति को जो हटा सकती है वो उसके कार्यकाल से पहले, उपराष्ट्रपति को जो हटा सकती है वो है राज्यसभा। तो इसका आंसर आपका राज्यसभा। किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रशांतक माने जैसे किसी को कोई चिंता है तो उसका माइंड को शांत करने में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, वो है वैलियम। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है, तो इसका आंसर है आपका केरल। केरल में आपने चाय सुना होगा कि चाय वहाँ की फेमस है और मोहिनी चाय भी आती है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मोहिनीअट्टम केरल से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय आय को अक्सर क्या कहा जाता है, NNPFC यानी नेशनल नेट प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था, तो इसका आंसर था आपका के श्रीकांत। ये उस समय 2015 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन अब आप जब एग्जाम देंगे तो अब 2021 की करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसका आंसर है आपका कावेरी, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले के अंदर कावेरी नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी में ये तीनों नदियां आकर मिल रही हैं, इसलिए ये नदियां सहायक नदियां कहलाती हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, तो इसका आंसर है बेगम हजरत महल।
समान परावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य शहरों के बाहर 62 शहरों के बाहर आर्थिक शोषण बनाने के लिए किस मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है? तो इसका आंसर आपका पूरा। हाल ही में किस देश ने नए W14 अतिआधुनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? इसका आंसर आपका आंसर बी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलेगा? डायनामो यानी जनरेटर। कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? किस देश का दूसरा स्थान है धान उत्पादन में? भारत का। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? 2015 की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है आपका आंसर डी, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका केरल। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो ये थे बाबा रामचंद्र, ये किसानों के आंदोलन के नेता थे अवध में। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो ये 2015 की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उस समय जिम योंग किम थे 12वें अध्यक्ष विश्व बैंक के, लेकिन अभी हाल ही में 2022 में कौन है? वो हैं 13वें अध्यक्ष डेविड मलपास, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो इसका आंसर है फंगाई यानी कवक के। दिल्ली मेट्रो को अपनी पहली ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले पहले 2 राज्य कौन से थे? कौन से थे भाई? ये थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आंसर सी। इसका आंसर है आंसर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? यानी पूरे वर्ल्ड का कितना भाग है? तो ये है 2.4। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो उस समय थी तोसली, तोशाली लिखा हुआ है, तोशाली थी उस समय। यह अशोक का 13वें शिलालेख में इसका युद्ध भी दिया हुआ है। अब आता है आपका भाग 4, ग्राम समाज और विकास। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है खड़ी बोली। रोहिलखंड और ऊपरी दोआब ये उत्तर प्रदेश में राज्य हैं 2, जो कि पश्चिमी भाग हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका पंचायत समिति। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का तो कानपुर है। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपये से अधिक खर्च करता है जो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा? तो यह है 32 रुपये। रंगराजन की रिपोर्ट ये कहती है कि कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये से ज़्यादा खर्च करेगा उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में से किसके पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो इसका आंसर है मुरादाबाद। फेमस है ना पीतल के बर्तन। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? यार ये भी कोई क्वेश्चन है। 75 जिलों में। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितने रुपए से कम नहीं होनी चाहिए? 50,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो कौन सी यूनिट है वो सुल्तानपुर की? वो है NIC, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सुल्तानपुर।
यूनिट ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इलाहाबाद। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर? अरे यार, ये तो वाराणसी ही है। चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिले? तो चमड़े की वस्तु कहाँ फेमस है? आगरा और कानपुर में। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, सेंटर की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उसका राज्य सरकार के साथ लागत से विभाजन अनुपात क्या है? 75 और 25। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, जो हर साल में 2 बार किया जाता है। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? ऐसे याद कर लो, 1 बिस्वा। 1 एकड़ कितने स्क्वायर गज के बराबर होता है? 1 एकड़ बराबर 4840 स्क्वायर गज। NREGP की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य के जो पैमाने हैं, मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो अगर 10 लाख जनसंख्या है किसी जिले में, तो उस जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? जिला अस्पतालों में 300 बिस्तर होने चाहिए। घरेलू, व्यक्तिगत और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? बट्टा। अगर आपका लॉस हो जाता है तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उसमें प्रोत्साहन करती है। उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल? तो ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर है गन्ना। गन्ना बहुत देखा होगा आपने उत्तर प्रदेश में। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 7 से 17। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है भारत का राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रख लें। इससे पहले क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि उपराष्ट्रपति को उसके समय से पहले कौन हटा सकता है? तो वो है राज्यपाल, राज्यसभा। और यह है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मेन न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अब यहाँ आ जाता है क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? ग्राम सभा मतलब पंचायत। तो ये होनी चाहिए आपकी दो सभा होनी चाहिए, 2 मीटिंग होनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन इवैल्यूएशन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये है अर्धवार्षिक, 1 साल में 2 बार। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है? तो 75/25 का रेशियो होता है। तो गाइज ये आपके हो चुके हैं 4 पोर्शन, और 4 पोर्शन में आए हैं 25-25 क्वेश्चंस। आप वीडियो को पॉज करके भी इन क्वेश्चंस का आंसर आराम से दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमारी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पिछली बार जब 2015 में ये पेपर हुआ तो उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उस बार निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसलिए आप ध्यान से उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दें जिनका क्वेश्चंस आपसे, जिसका सवाल आंसर आपसे आता है, जिस सवाल का आंसर आपसे आता है। यहाँ आपकी आंसर की दी गई हैं। अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।